1 अप्रैल से 31 मार्च में सरकार अपने आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। इसको हम लोग एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। उसी के आधार पर हम लोग संतुलित बजट, आधिक्य बजट और घाटे के बजट को जानेंगे। तो इसके बीच क्या अंतर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संतुलित बजट जिसमें आय और व्यय बराबर रहेगा, कहने मतलब है सरकार के अनुमानित राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित व्यय के बराबर होती है। अधिक बजट मतलब सरकार की प्राप्तियां अधिक होगी और व्यय कम होगा, मतलब खर्चा कम करेगा, इनकम ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग अधिक बजट कहेंगे। सरकार की प्राप्तियां अधिक होती तथा व्यय कम होते। और घाटे के बजट का नाम से ही पता चल रहा है, खर्चा ज़्यादा आमदनी कम। तो सरकार का व्यय सरकारी प्राप्तियों से अधिक होता है, मतलब खर्चा अधिक होता है और प्राप्ति कम होता है। तो पहला अंतर है। दूसरा है संतुलित बजट यह फिजूल खर्ची में कमी को दर्शाता है। अधिक बजट यह सरकारी एवं योजना व्यय में कमी को दिखलाता है। घाटे के बजट में यह फिजूल खर्ची तथा अत्यधिक व्यय को दर्शाता है। यह वित्तीय अस्थायित्व को दिखलाता है। यह आर्थिक विकास की गति में मंदन को दर्शाता है। अगर व्यय सही दिशा में हो तो आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है। फिर है अगला अंतर, आर्थिक विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को सीमित करती है। कल्याणकारी योजनाओं का अभाव होता है या आवश्यकता नहीं होती। कल्याणकारी योजनाएं तेज गति से चलती है। आदर्श रूप से यह अच्छी नीति है, परंतु व्यवहार में अर्थशास्त्री इसके पक्षधर नहीं होते। स्फीति की स्थिति में यह बजट अनुकूल होता है, लेकिन मंदी में ऐसा बजट खतरनाक है। फिर मंदी में यह बजट उपयुक्त होता है, लेकिन तेजी की स्थिति में यह बजट ठीक नहीं होता। यही मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संतुलित तथा असंतुलित बजट में अंतर बताएं। क्या संतुलित बजट सरकार की उपलब्धि है? तो संतुलित बजट मतलब हम लोग जान रहे हैं जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर होगा, वो संतुलित कहलाएगा। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं। संतुलित बजट के लाभ, तो पहला लाभ है सरकार द्वारा अपव्यय नहीं किया जाएगा, मतलब खर्चा अनाप शनाप नहीं करेगा। दूसरा, वित्तीय स्थिति स्थिरता बनी रहेगी, किंतु सन 1930 की महान मंदी के फलस्वरूप संतुलित बजट की आलोचना की गई। तब संतुलित बजट के दोष प्रकाश में आए। तो क्या क्या दोष है संतुलित बजट के? तो पहला, विकसित देशों में महामंदी तथा बेरोजगारी का समाधान संतुलित बजट से नहीं हो सकता। दूसरा, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इन दोनों में सरकार द्वारा अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, चाहे उसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कुछ मुद्रास्फीति ही क्यों न हो जाए। संतुलित बजट सरकार की उपलब्धि नहीं है, विशेष रूप से मंदी के समय जब सरकार को कुल मांग बढ़ाने के लिए अपने खर्चों में वृद्धि करनी चाहिए। असंतुलित बजट, असंतुलित बजट मतलब खर्चा ज़्यादा आमदनी कम। असंतुलित बजट वह बजट है जिसमें किसी सरकार की अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय बराबर नहीं होते। यह दो प्रकार का हो सकता है। पहला, बचत का बजट। बचत का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय उसके अनुमानित व्यय से अधिक होती है, मतलब इनकम ज़्यादा और खर्चा कम। यह तब वांछनीय है जब अर्थव्यवस्था में स्फीति अंतर पाया जाए। यह मंदी के समय वांछनीय नहीं होगा। घाटे का बजट, घाटे का बजट वह बजट है जिसमें किसी सरकार के अनुमानित आय उसके अनुमानित व्यय से कम होती है, मतलब इनकम कम हो जाएगा और खर्चा बढ़ जाएगा। केन्स ने मंदी की स्थिति को ठीक करने के लिए घाटे के बजट को एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया। मुद्रास्फीति अवधि में घाटे का बजट वांछनीय नहीं है। मुद्रास्फीति आप लोग जानते हैं, अत्यधिक मुद्रा का जारी होना ही मुद्रास्फीति है, जिसमें मुद्रा का मात्रा तो बढ़ता है लेकिन उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है या मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सरकारी बजट क्या है? यहाँ कर्ता की जगह क्या होगा? सरकारी बजट क्या है, इसके किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। सरकारी बजट के उद्देश्य हैं
आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा है संसाधनों का पुनः आवंटन। अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। आर्थिक स्थिरता। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा वचनबद्ध होती है। मतलब अगर व्यापार में क्या होता है, या तो बहुत तेजी आ रहा है या बहुत लॉस हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में सरकार कंट्रोल करती है। सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का भी प्रयत्न करती है। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। सरकार के बजट संबंधी नीति से यह प्रकट होता है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है। प्रायः सार्वजनिक उद्यमों को उन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहां प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर क्या है? इसके दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एनातोल मुराद के अनुसार कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। विशेषताएं। कर एक अनिवार्य भुगतान है, मतलब जरूरी है, देना है आपको। प्रत्येक करदाता को जिस पर सरकार ने इसे लगाया है उसे राज्य को देना ही पड़ता है। कर देने से इनकार करने से सजा हो सकती है। कर देना करदाता का निजी दायित्व है यदि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पर इसे लगाया गया है। तीसरा है, करदाता से प्राप्त राजस्व केवल उसी व्यक्ति के निजी हित के लिए खर्च नहीं किया जाता, बल्कि इसे सामान्य तथा जन कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। चौथा है, क्योंकि सार्वजनिक व साझे हितों के लिए खर्च किया जाता है, इसलिए लोगों को मिलने वाले निजी लाभ करों के भुगतान के अनुपात में नहीं होते। मतलब जितना वो टैक्स देगा जरूरी नहीं है उतना ही उसे सरकार से लाभ प्राप्त होगा। कर किसी व्यक्ति, संपत्ति अथवा वस्तु पर लगाए जाते हैं, किंतु इसका वास्तविक भुगतान व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घाटे का बजट क्या है? इसके गुण तथा दोषों का उल्लेख करें। तो घाटे का बजट वह बजट है जिसमें किसी सरकार की अनुमानित आय उसके अनुमानित व्यय से कम होती है। मतलब इनकम कम होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। तो घाटे का बजट बराबर सरकार का अनुमानित आय लेस देन, मतलब कम होगा सरकार का अनुमानित व्यय से। गुण या लाभ। पहला, आर्थिक विकास हेतु वित्त की व्यवस्था। दूसरा, मंदी काल में व्याप्त बेरोजगारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था। निजी विनियोग की कमी को दूर किया जा सकता है। चौथा, युद्धकालीन व्यय एवं अन्य आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी की व्यवस्था करता है। इसके दोष हैं, अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दबाव, मतलब मुद्रास्फीति होने का खतरा बढ़ जाता है। स्फीतिक दबाव के कारण औसत उपभोक्ता स्तर में कमी आती है। मूल्य जब बढ़ेगा तो उपभोग घटने लगेगा। आय की असमानता में वृद्धि होती है और विनियोग ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं? कभी कभी ये क्वेश्चन अलग अलग भी आता है, मतलब मौद्रिक नीति क्या है इसके बारे में बताना है। तो मौद्रिक नीति है, प्रोफेसर हैरी जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति का तात्पर्य उस नीति से जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक समान आर्थिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। मतलब बैंक जो मुद्रा पर लगाम लगाने के लिए जो नीति अपनाती है मौद्रिक नीति है। मतलब कितना अर्थव्यवस्था मुद्रा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कब हमको मुद्रा का विस्तार करना है, कब मुद्रा में संकुचन करना है, ये सब मौद्रिक नीति के द्वारा केंद्रीय बैंक करता है। और अगर सरकार अपना नीति अपनाता है तो उसको हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या क्या है? तो पहला है भुगतान संतुलन एवं विनिमय स्थिरता। दूसरा है मूल्य स्थिरता। तीसरा मुद्रा की तटस्थता। चौथा है पुनरोजगार और पांचवा है आर्थिक विकास, जिसमें भुगतान संतुलन एवं विनिमय स्थिरता, मतलब जो लेन देन का एक स्तर निर्धारित है उसमें मतलब स्थिरता होनी चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए। मूल्य स्थिरता मतलब
बाजार में वस्तु का मूल्य या मुद्रा का मूल्य स्थिर होना चाहिए या करने का प्रयास मौद्रिक नीति से किया जाता है। अब मौद्रिक नीति के उपकरण, तो पहला मात्रात्मक, माने किस आधार पर मौद्रिक नीति काम करता है। तो पहला मात्रात्मक में केंद्रीय बैंक दर नीति को अपनाता है। बैंक दर नीति मतलब होता है कि जब केंद्रीय बैंक दर नीति के द्वारा ही व्यावसायिक बैंकों को उधार पैसा देता है और व्यावसायिक बैंक ब्याज दर से व्यापारी लोग को ऋण देते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं, जिसमें केंद्रीय बैंक शेयर, हुंडी, डिबेंचर ये सब खुले बाजार में बेचने लगते हैं, जिससे मुद्रा का संकुचन होता है और अगर वो खरीदने लगेंगे तो साख का विस्तार होगा। तीसरा, परिवर्तनशील कोष अनुपात को सम्मिलित किया जाता है। ये सब मात्रात्मक उपाय हैं। दूसरा है गुणात्मक, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही, मार्जिन में परिवर्तन, उपभोक्ता साख नियमन, प्रचार, साख की रासायनिक तथा नैतिक दबाव डालकर मौद्रिक नीति को अपनाते हैं। अगला है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति से अभिप्राय देश में क्रय शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सरकार की आय व्यय नीति अथवा बजट संबंधी नीति से है, ताकि स्फीति अथवा अविस्फीति दबाव को नियंत्रित किया जा सके। राजकोषीय नीति के उद्देश्य है, पहला वित्तीय संसाधनों का संग्रह, दूसरा है बचत को प्रोत्साहन, तीसरा मुद्रास्फीति का नियंत्रण और चौथा सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कर क्या है, इसके गुण दोष की व्याख्या करें। तो प्रगतिशील कर वह कर है जिसकी दर आय अथवा संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। इस प्रणाली में जिस व्यक्ति की आय जितनी ही अधिक होगी उसे उतना ही अधिक कर वसूला जाएगा। गुण अथवा पक्ष, गुण में क्या है, तो न्यायपूर्ण, यह कर ऊंची आय वालों से ऊंची दर के आधार पर कर लिया जाता है जो उपयोगिता ह्रास नियम के अनुरूप है। दूसरा, कुल त्याग न्यूनतम सिद्धांत के अनुसार, निर्धन व्यक्तियों की तुलना में धनी व्यक्तियों को कम त्याग करना पड़ता है। वितरण में समानता, इस कर से धन के वितरण में अधिक समानता लाई जा सकती है। चौथा है, सरकार की आय में वृद्धि संभव, इस कर के माध्यम से अमीर व्यक्तियों पर ऊंची दर से कर लगाकर सरकार अपनी आय की पूर्ति कर सकती है। अब इसके दोष क्या क्या है, तो पहला, उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव, जब लोग यह अनुभव करते हैं कि उनके द्वारा अर्जित आय का बड़ा हिस्सा करों के रूप में लिया जाएगा तो वे उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते। दूसरा है, करों का आधार गलत, इसके आधार पर यह मान्यता है कि तुलनात्मक रूप से एक निर्धन व्यक्ति की तुलना में एक धनी व्यक्ति की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, किंतु कुछ अर्थशास्त्री इसे सही नहीं मानते क्योंकि उनकी दृष्टि में एक मानसिक तत्व होते, मतलब जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का बात है वो क्या है, मानसिक तत्व है जिससे हम उपयोगिता की सही माप नहीं कर सकते हैं। करों की मनमानी दर, विभिन्न प्रकार के आयों पर लगने के लिए कर की जो दर निर्धारित की जाती है वह प्रायः मनमाने ढंग से निश्चित की जाती है जो किसी न किसी रूप से अन्यायपूर्ण होती है। बचत और परिश्रम हतोत्साहित, यह कर बचत एवं परिश्रम करने वालों को सजा देती है क्योंकि सरकार टैक्स के रूप में उनका पैसा ले लेती है तथा फिजूल खर्ची करने वालों और आलसियों को प्रश्रय देती है। लोक वित्त को समझाए, अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 7, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त से अभिप्राय किसी देश की सरकार के वित्तीय साधनों अर्थात आय और व्यय से है। फिंडले सिराज के अनुसार लोक वित्त सरकारी अधिकारियों द्वारा एकत्र की जाने वाली आय तथा उसके व्यय में निहित सिद्धांतों का अध्ययन करती है। तो चैप्टर 7 इसी के साथ समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 पर आएंगे और ये क्लास 12 सेकेंड पेपर का लास्ट चैप्टर है।